हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी जीके जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ छात्रावास अधीक्षक के 2014 में पूछे गए प्रश्न में जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा गया था वो मैं आपको आज कराने वाली हूँ। और प्रश्न के साथ में मैं आपको थोड़ा सा डीपली हल कराने वाली हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न जो है, अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति के समय सभापति कौन थे? तो उस समय सभापति थे मोगलीपुत्तिस, है ना। तो चलिए, अब ये जो बौद्ध संगीति है उसे हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो बौद्ध संगीति, कितने बौद्ध संगीति हुए थे? तो 4 बौद्ध संगीति हुए थे। इसका वर्ष, स्थान, शासक और अध्यक्षता करने वाले सभी चीज़ों को हमें याद रखना पड़ता है। तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु शासक थे और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप इन्होंने की थी। उसके बाद हमारा सेकेंड बौद्ध संगीति है वो है 383 ईसा पूर्व, और ये कहाँ हुआ था? वैशाली में, और उस समय शासक कालाशोक थे और उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो सबाकामी या फिर सर्वकामी ने। 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और ये तृतीय बौद्ध संगीति है। इस समय अशोक यहाँ के शासक और अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने किया था। पहली शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में, और यहाँ के जो शासक हैं वो कनिष्क और इसकी अध्यक्षता या सभापति वसुमित्र थे। तो ये हमारे 4 बौद्ध संगीति हैं। इसमें से क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने के लिए हर एग्जाम में मिल जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसका जो वर्ष, स्थान, ये सब कहाँ है, यही अब देखिए। रावे पाकू करके याद कर सकते हैं स्थान, अका अक करके याद कर सकते हैं शासक। तो इस तरीके से शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस स्थान में 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था? इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका बैरकपुर, है ना। तो बैरकपुर जो है वहाँ पे सर्वप्रथम विद्रोह किया गया था 1857 में भारतीय सिपाहियों द्वारा। तो इसके बाद इसका भी जो हम पूरा डिटेल है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ताकि क्योंकि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपको उठा के दे देता है, बहुत क्वेश्चन इसमें से भी बनते हैं। तो जितने भी हमने आज प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के हैं वो तो हम साथ में कर ही रहे हैं, उसके साथ हमारा कई प्रश्नों का क्या बोलते हैं हल हो जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था विद्रोह का वो क्या था। तो ब्रिटिश सरकार ने पुराने बंदूक जो थे ब्राउन बेस, उसके स्थान पे नया बंदूक जिसे बोलते हैं एनफील्ड राइफल, उसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। और ये अफवाह फैल गया था कि इस कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है और इस कारतूसों को मुंह से काटना होता था। तो धर्म जो भ्रष्ट होने वाला इस प्रकार का बात हो रहा था, इसलिए जमकर विद्रोह हुआ था। तो यही मुख्य कारण था विद्रोह करने का। तो 1857 की जो क्रांति है उसके एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। कहीं से भी कुछ भी प्रश्न उठाकर दे देता है, क्योंकि इसमें से हर साल बोल रही हूँ, सॉरी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिल ही जाते हैं। और क्या बोलते हैं, इसके जो क्रांति के जो क्षेत्र होते हैं और क्या बोलते हैं जो नेतृत्व करता होता है और जो दमन करता है, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे का ये जो कुछ पॉइंट है। 29 मार्च 1857 बैरकपुर पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, है ना। तो ये डेट आपको याद रखना है, 29 मार्च 1857 बैरकपुर, ये कहाँ, पश्चिम बंगाल। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को इनको जो है फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे को फांसी कब हुई है? 8 अप्रैल 1857 को। तो विद्रोह की शुरुआत यहीं से होती है। फिर जो क्रांति है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ पे विद्रोह होने लगता है, सब अपने अपने अलग अलग स्थान से इसका विद्रोह करने लगते हैं। तो उसी को हम आगे देखते हैं कि किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया है और किसने दमन करता है। तो दमन करता में आपको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश अधिकारी ही मिलेंगे जो ज़्यादातर अंग्रेज थे, है ना। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय और उनके साथ थे बख्त खां, है ना। उसके बाद इनके दमनकर्ता जो हैं वो कौन है? जॉन निक्सन और बर्नार्ड हडसन। उसके बाद जो लखनऊ है, लखनऊ से कौन थे नेतृत्वकर्ता? तो बेगम हजरत अली महल। और उसके बाद उनके साथ थे बिरजिस कादिर। तो इनके दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल, आउटरम व हेलवॉक, है ना। तो ये सब आपको याद रखने हैं कि कौन दमन करता है, कौन नेतृत्व करता है और किस स्थान से है। तो यही पूछा जाता है इसमें से। तो फिर ये हो गए क्रांति क्षेत्र
नेतृत्व करता, दमन करता। तो अभी आगे और भी जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन लेकर हम आपको पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप आसानी से बना सकें। उसके बाद जो अगला है वो क्या है, कानपुर से कौन थे नेतृत्व करता, तो वो थे नाना साहेब, और दमन करता जो है वो है कॉलिन कैंपबेल। तो कानपुर से कॉलिन कैंपबेल दमन करता, इजी है, याद कर सकते हैं, ठीक है। और नेतृत्व करता कौन है, नाना साहेब। ग्वालियर से कौन थे, तो ये बहुत फेमस पर्सन तात्या टोपे, जिनमें यहाँ दमन करता कौन दिख जाएंगे आपको, जनरल ह्यूरोज, है ना। उसके बाद झांसी से, ये भी बहुत फेमस, सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ भी दमनकर्ता में नाम किनका आ जाएगा, जनरल ह्यूरोज। तो कानपुर से आपको याद रखना है कॉनिल कैंपबेल, और ग्वालियर और झांसी से जो हो गया जनरल ह्यूरोज है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, तो यहाँ दमनकर्ता कौन है, जनरल ह्यूरोज, है ना। उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट आ जाता है, फिर देखते हैं हम इलाहाबाद से कौन थे, तो मौलवी लियाकत अली, है ना। और इसके जो दमनकर्ता कौन थे, कर्नल नील, कौन थे, कर्नल नील। फैजाबाद, जिसे हम अवध के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे मौलवी कौन थे, तो वहाँ पे जो मौलवी थे वो है अहमदुल्ला, और जो इसके दमन करता है वो है कर्नल नील और जनरल रेनाड, है ना। फिर जसपुर से कौन थे नेतृत्व करता, तो कुंवर सिंह, और उनके साथ है अमर सिंह, और इनके दमन करता कौन है, तो विलियम टेलर, है ना। तो विलियम टेलर हो गए। फिर बरेली से कौन थे, खान बहादुर साहब, और इनके जो दमन करता कौन है, तो विसेंट आयर। और ये मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेना और देख लेना, तो आपको कहीं लियाकत अली, तो कहीं पे कुंवर सिंह, है ना। और अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें बैरकपुर को पूछा गया है। तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये सारे चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको बनाकर ही आने हैं। तो ये हो गया क्रांति क्षेत्र, नेतृत्व करता और दमन करता। आगे और कुछ बचे हुए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, ये लास्ट 2 है। तो यहाँ पे मेरठ से कौन थे, कदम सिंह थे, और दूसरा हो गया असम, तो असम से कौन थे, दीवान मणिराम दत्त। तो इतने ही आपको नेतृत्व करता, दमन करता, और इनके जो क्षेत्र हैं वो आपको याद रखने हैं कि किस स्थान से किसने नेतृत्व किया है और उनके दमन करता कौन है। तो ये हो गया हमारा डिटेल में 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु, जो आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। इस प्रकार से मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रही हूँ और आपको साथ में डिटेल वीडियो दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 3। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्कनी मुस्लिम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे देखो 1565 में युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कनी मुस्लिम के बीच। और ये कौन सा युद्ध था, तो ये था हमारा बहुत ज़्यादा फेमस तालीकोट का युद्ध। ये बहुत बार ये वाला जो प्रश्न है बहुत बार पेपर में पूछा ही गया है, तो आपको इसको अच्छे से याद रख लेना है। तो इसमें जो मैं डेट है वो भी आपको साथ में बताने वाली हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ आपको सन ही दिया गया है, तो चलिए इसके बारे से कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य जो इसका शासनकाल था वो 1336 से लेकर 1650 ईस्वी तक था। उसके बाद में तालीकोटा का युद्ध जो प्रश्न में पूछा गया है ना, तो आपको प्रश्न में ही बता दिया गया है कि 1565 में ये युद्ध हुआ था। तो 23 जनवरी 1565 ये पूरा आपको याद रखना है। तालीकोटा का युद्ध, इसी को ही अन्य नाम से भी पूछा जा सकता है। तो उसका अन्य नाम क्या है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या फिर बन्नाहट्टी का युद्ध। बहुत फेमस नाम है। तो आपको कभी राक्षसी तांगड़ी का युद्ध करके भी पूछ देगा तो सेम डेट आएगा, बन्नाहट्टी का युद्ध बोल के भी पूछेगा तो सेम तालीकोटा का ही युद्ध है जो दक्कनी मुस्लिम और विजयनगर साम्राज्य के साथ हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, हमें बहुत सारे एग्जाम में आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये है हमारा विजयनगर साम्राज्य, जिसका शासनकाल कितने से कितने हैं, 1336 से लेकर 1650। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के राजवंश, है ना। तो यहाँ पे 4 राजवंश आए और कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको उनके संस्थापक वगैरह बता रही हूँ। इसके डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
संगम वंश जो है उनके संस्थापक हैं हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, है ना, जिन्होंने अपने पिता संगम के नाम पे इस वंश का नाम रखा था। सालू वंश के संस्थापक कौन है? नरसिंह सुलूक, है ना। सुलू में ही बहुत फेमस यहाँ पे आपको शासक मिलेंगे, जिसके बारे से हम बाद में आपको डिटेल से बताएंगे। फिर नेक्स्ट है तुलुव वंश, जिसके संस्थापक हैं वीर नरसिंह। और लास्ट जो वंश है अरवीडू वंश है, इनके संस्थापक कौन है? तिरुमल। तो ये हमारे जो 4 टोटल वंश हुए हैं विजयनगर साम्राज्य के, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरवीडू वंश, है ना। तो इसके पूरे जो हम डिटेल्स वीडियो एक अलग से आपके लिए ला देंगे, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का, आनुवंशिकता के नियम का आविष्कारक कौन है? तो विज्ञान के प्रश्न में बहुत सारे आविष्कारक के प्रश्न आए हुए थे 2014 में, जो मैं आपको पूरे दिखलाने वाली हूँ। तो आनुवंशिकता के नियम के आविष्कारक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनके आविष्कारक हैं। और आगे आपको इसी पेपर में जो छात्रावास का है उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आविष्कारक से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो माइकल फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जाने जाते हैं। तो ये हमारा 2 प्रश्न हो गया आविष्कारक से। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेगा वो भी आविष्कारक से ही है। तो इसमें कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आविष्कारक से। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक्स किरण के आविष्कारक कौन है? तो एक्स किरण के आविष्कारक कौन है? WC रोटजन, है ना। तो WC रोटजन जो है ये एक्स किरण के आविष्कारक है। इसी प्रकार से गामा किरण, अल्फा, ये जितने भी हैं आपको सब अच्छे से पढ़कर जाने हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैव विविधता के जनक कौन कहलाते हैं, है ना। तो जैव विविधता का जनक कौन कहलाता है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है एडवर्ड ओ विल्सन। तो ये जो है जितने भी मैं आपको दिखला रही हूँ ये 2014 में आए हुए ही क्वेश्चन है, और साइंस से आविष्कारक के नाम ही पूछे गए हैं, कुछ अलग से नहीं पूछा गया था। 4 प्रश्न आए हुए हैं, 4 से 5, और सारे में जनक और आविष्कारक के नाम ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आविष्कारक आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, विकास के सिद्धांत किसका है? तो चार्ल्स डार्विन का है। जड़त्व के नियम गैलीलियो का है। तत्वों के आवर्त सारणी ये मेंडलीफ का है। और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये सभी को पता होगा न्यूटन का है। तो इस प्रकार से कुछ बहुत सारे आविष्कारक के नाम है, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ इसी में बता दी हूँ। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8 है, MS स्वामीनाथन जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो MS स्वामीनाथन को किस चीज़ के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो हरित क्रांति सभी को पता होगा, तो हमारे भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है ना। तो जो MS स्वामीनाथन है वो हरित क्रांति के जनक हैं। तो इसके बारे से भी हम कुछ डिटेल वीडियो में देख लेते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में जब पूछा जाएगा तो आपको आंसर लेना है नॉर्मन बोरलॉग, है ना। ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। फिर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है MS स्वामीनाथन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये है वर्गीस कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी हम श्वेत क्रांति को ही जानते हैं। तो श्वेत क्रांति का जो प्रारंभ है वो कब से हुआ है? तो 1970 से इसे माना गया है। तो यहाँ पे भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हमारा जो कुछ और बचा हुआ है थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं। हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव किस फसल में देखा गया? तो हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव हमें गेहूं की फसल में देखने को मिला। हरित क्रांति से दलहन और मोटे अनाज में कुछ खास हमें प्रभाव देखने को नहीं मिला, वहाँ पे प्रभाव घटा हुआ था, है ना। फिर नीली क्रांति किस लिए जाना जाता है? तो मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति को जाना जाता है। पीली क्रांति दलहन के क्षेत्र के लिए है। भूरी क्रांति जो है उर्वरक के लिए, और गुलाबी क्रांति जो है झींगा पालन के लिए। इस प्रकार से बहुत सारी क्रांति है, वो का भी अलग से वीडियो मैं आपको दे दूंगी, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ ही आपको बता दिया है, उसके बाद इसका अलग से हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे, वो अलग है। भी जितना मैं आपको एक क्वेश्चन के सामने बता सकती हूँ मुख्य बिंदु, उतना मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करके बता दे रही हूँ। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 9, भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत सतह आच्छादित है? तो ये हमारा आ गया अब यहाँ पे भूगोल का प्रश्न। तो भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत सतह आच्छादित है? तो ये है हमारा ऑप्शन 2.4%। तो इसका उत्तर हो गया हमारा 2.4%। तो भूगोल से भी ऐसे
अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। भूगोल से 2-3 ही क्वेश्चन आए थे इसमें। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, मंत्रिमंडल का प्रकार नहीं है। तो कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन लेकर दिखला रही हूँ कि मंत्री जो मंडल है उसके प्रकार में कौन सा नहीं आता है। तो जो संसदीय मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल का प्रकार नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। ये आपका संविधान से लिया गया क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से ही उठाया है और इसे डिटेल करके आपको बता रही हूँ। फिर प्रश्न नंबर 11, इसमें भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री क्या है, ये पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं, यही पूछा गया है, भारत और चीन के बीच का, है ना। तो आप सभी को पता होगा भारत और चीन के बीच में जो रेखा खींची गई है वो क्या है, मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है उसे क्या बोलते हैं, तो रेड क्लिफ रेखा, है ना। तो जिन्होंने ये रेखा बनाई है उन्हीं के नाम से ये रेखा रख दिया गया है नाम। तो यहाँ पे हो गया भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री जो बनती है वो कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 11, यदि रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाए तो ऋण सुविधा में क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या मतलब परिवर्तन, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ये पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ऋण सुविधा जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया जाए तो ऋण सुविधा जो है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया अर्थशास्त्र का। तो मिक्स सब क्वेश्चन आया था तो मैं आपको वैसे दिखा दे रही हूँ। फिर प्रश्न नंबर 14 है, भारत में 1993 में किस न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था। तो देखिए 1993 में पूछा गया है, तो वी रामास्वामी, तो वी रामास्वामी जो है इनके विरुद्ध ये प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था। तो ये हो गया हमारा संविधान का क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध कहाँ मुकदमा आयोजित हुआ था, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये प्रश्न है, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध कहाँ मुकदमा आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था लाल किले के सैन्य अदालत में। तो यहाँ पे पूरा डेट भी आप देख लीजिए, 5 नवंबर 1945 को लाल किले के सैन्य अदालत में आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमा आयोजित किया गया था। तो ये भी हो गया हमारा एक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन में हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो का MCQ मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेकर आती रहूँगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसे हम ऐसे अच्छे से डीपली डील करेंगे। तो और आगे आपको किस प्रकार का वीडियो वगैरह देखना है, किस प्रकार का जीके चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं कोई सा भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास जाए। तो फिर आप मैं जितना वीडियो अभी डाल रही हूँ उस वीडियो में आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे इस प्रकार के वीडियो लाती रहूँगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ये जो वीडियो है किसी एक वैकेंसी के लिए नहीं है, ये GS का है जो आपको आने वाले जितने एग्ज़ाम हैं सभी में हेल्पफुल होगा। तो हम आने वाले जितने भी वीडियो हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे और उसे फुल डिटेल में देखेंगे ताकि आपका और ज़्यादा फ़ायदा हो। एक प्रश्न के साथ में आप कई प्रश्नों का हल कर सके और जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाती हूँ। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, इसलिए अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और उसके बाद मैं जल्दी से मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।